नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी 15 अक्टूबर को पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। प्रधानमंत्री का आग्रह, आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़ें और आज ही साझा करें अपने सुझाव। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किए उम्मीदवार। गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंग रेप केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस और जांच दल ने अपराध स्थल पर पहुंचकर की जांच पड़ताल। तालिबान का पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा। कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा। और शर्म अल शेख में कल होने वाले गाजा शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। मिस्र और अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर के साथ तैयारियां कर रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर साझा करते हुए लिखा कि बिहार में भाजपा एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है। 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। मेरा आग्रह है, आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़ें और अपने सुझाव आज ही साझा करें। चुने गए कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर मैं सीधे उनके साथ चर्चा करूंगा। और आइए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाजपा की ओर से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, आज इसकी सूची के अंतिम रूप से तैयार होने की संभावना है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। शनिवार को देर रात तक चली बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद आज रविवार को दोपहर बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी है। इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कोर ग्रुप की बैठक में कल बुलाया गया था। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा दोनों दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले एनडीए की सीटों का ऐलान किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने आगामी चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिलने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद की सीटें बहुत कम होंगी, इसलिए राजद को 2010 से भी बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही तय है। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है, जिसे सुलझाने के लिए आज तेजस्वी और लालू दिल्ली पहुंचे हैं। वैसे तो उनकी कल लैंड फॉर जॉब
केस में कोर्ट में पेशी है, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा भी गर्म है। दरअसल महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कल तेजस्वी ने राहुल गांधी से फोन पर बात भी की थी, लेकिन मसला जो है वो सुलझ नहीं पाया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर नाराज है और अब तेजस्वी आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और इसी दौरान सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। संभावना है कि बैठक के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन जाएगी और जल्द ही सभी घटक दलों के बीच सीटों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच खबर यह भी है कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस में ही आपस में बात नहीं बन पा रही है। मुकेश सहनी सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री को लेकर घोषणा करने की बात पर अड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह सब चुनाव के बाद में तय होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुकेश सहनी को माले का साथ मिल गया है। सीपीआई मामले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि मुकेश सहनी को पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन उन्होंने माना है कि कुछ दिक्कतें अभी हैं। उनका दावा है कि 1-2 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2020 में भी सभी लोग यही कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी देना असंभव है, लेकिन तेजस्वी यादव का इरादा बिहार के भविष्य को लेकर स्पष्ट है। इससे पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस वादे पर तीखा हमला बोला था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा। सब लोग तो 2020 में भी यही कह रहे थे कि असंभव है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं, तो ये तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी जी का इरादा जो है वो स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनावों के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा के नाम शामिल हैं। गुलाम मोहम्मद मीर जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख राजनीतिक और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। कश्मीर घाटी से आते हैं, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और क्षेत्रीय मामलों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं राकेश महाजन जम्मू और कश्मीर में भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष हैं। जम्मू क्षेत्र के जाने माने राजनीतिक चेहरे हैं और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। बात करें सतपाल शर्मा की, तो जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष हैं। पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रमुख के रूप में उनका ये दूसरा कार्यकाल है। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान सतपाल शर्मा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और बाद में जम्मू कश्मीर भाजपा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु के लिए प्रस्तावित सुरंग सड़क परियोजना को आपदा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह परियोजना बेंगलुरु की यातायात समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, बल्कि नई समस्याएं पैदा करेंगी। The tunnel road project as proposed by the state government is a disaster for Bengaluru. This expensive car-only project will not solve Bangalore's traffic problems, but it will cause new problems that will haunt generations of people of Bengaluru. Today, I had called the officials of the GBA to come and explain the 6 acres acquisition that they are doing in Lal Bagh. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले क्षेत्र में हुई थी।
पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है और एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर दुर्गापुर के उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने जानकारी दी। Three persons arrested and they have been forwarded to court today and further investigation is on. Everything is going according to all the protocol. All investigation is taking place. वहीं पुलिस और जांच दल ने रविवार को पश्चिम बर्धमान में जाकर घटनास्थल का दौरा किया। तो आपको बता दें कि ये बहुत दुखद घटना जो सामूहिक बलात्कार की हुई थी, उस पूरे मामले में पुलिस ने वहां पर जाकर घटनास्थल का दौरा किया, जांच की। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसको लेकर के लगातार जांच जारी है। और इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर इस मसले पर राजनीति भी गर्मा गई है। इस बीच पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री, डीजी और अन्य अधिकारियों से बेटी को सुरक्षा कारणों से ओडिशा के सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। बेटी थोड़ा डेवलप किया और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी, एसपी, कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब, एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन। चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एमबीबीएस छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर बड़ा ही संवेदनहीन बयान दिया है। मामले में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय ममता बनर्जी ने छात्रा के देर रात बाहर निकलने पर ही सवाल उठा दिए हैं। ममता बनर्जी प्रदेश में छात्राओं को देर रात बाहर ना निकलने की भी नसीहत दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बाहर से यहां पढ़ने आने वाले छात्रों से मैं अपील करती हूं कि वो रात में बाहर ना जाएं। राज्य में छात्रों को सुरक्षा देने में असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निजी कॉलेजों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने छात्रों को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद उठाने की बात कही है। That girl, it is shocking. Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद ने चिकमंडी क्षेत्र में 18 दुकानों पर बुलडोजर चलाए। अधिकारियों के अनुसार इन दुकानों की आड़ में लंबे समय से अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कब्जे या गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और SICTE के सहयोग से कल विकसित भारत बिल्डथॉन का आयोजन कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर इस संबंध में जानकारी साझा की है। मेरे युवा मित्रों, हमारे देश भर में क्लासरूम्स बदलाव की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं बन रही हैं, जहां आइडियाज इनोवेशन में बदलते हैं और इनोवेशन राष्ट्र निर्माण में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि
युवा शक्ति विकसित भारत की धड़कन है। यह धड़कन 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे देश में गूंजेगी, जब भारत के हर हिस्से से युवा दिमाग इस विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए एकजुट होंगे, जो कि रचनात्मकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है। यह बिल्डथॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक बेहतर भारत के लिए सोचने, बनाने और समाधान तैयार करने का एक आह्वान। यह आपको 4 थीम्स पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारी यात्रा को परिभाषित करते हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भर प्रणालियों और उपकरणों का निर्माण करना, स्वदेशी देशी ज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना, समृद्ध भारत सस्टेनेबल आइडियाज के माध्यम से समृद्धि का निर्माण करना। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना को जीवंत करते हैं, विश्वास करके निर्माण करना और करके सीखना। तो मैं देश भर के छात्रों को विचारों और इनोवेशन के इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका एक आइडिया एक क्लासरूम को रोशन कर सकता है या एक समुदाय को बदल सकता है। रजिस्टर नाउ एट vbb.mic.gov.in। दुनिया को भारत की युवा शक्ति की ताकत दिखा दें, जो राष्ट्र के लिए इनोवेशन कर रही है और दुनिया को प्रेरित कर रही है। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की नई पहचान। जय हिंद, जय भारत। नई दिल्ली के भारत मौसम विज्ञान विभाग में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पेशल स्वच्छता अभियान 5.0 का आगाज किया। साल 2021 के 2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके 5 साल पूरे हुए हैं। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान की उपलब्धियों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान में न केवल स्वच्छता पर जोर दिया गया, बल्कि कार्यालयों की सफाई, ई कचरे का प्रबंधन के अलावा पुरानी फाइलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वच्छता अभियान से बीते 5 वर्षों में 3,300 करोड़ रुपए का स्क्रैप बेचकर सरकारी खजाने को भरा गया। दफ्तरों के कमरे में जमा होने वाले कूड़े के निपटान से 7 लाख वर्ग मीटर जगह को खाली कराया गया। 1.25 करोड़ फाइलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता के कर्मठ सिपाहियों को सम्मानित भी किया और मौसम विज्ञान विभाग में पौधारोपण के जरिए स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी दिया। पिछले 5 वर्ष से 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक 2021 से लेकर ये 5वां है, एक डेडिकेटेड 1 महीने का स्पेशल स्वच्छता कैंपेन रखा जाता है और ये उसका 5वां वर्ष है। इसमें हमने धीरे धीरे पिछले अनुभव से अगले स्तर पर जाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अब हम ई वेस्ट की तरफ चल पड़े हैं और पिछले 4 वर्षों में इस स्क्रैप का मार्केट में आम मार्केट में फरोख्त करने के नतीजे के तौर पर लगभग 3300 करोड़ रुपया हासिल करके सरकारी खजाने में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त 7 लाख स्क्वायर मीटर से अधिक स्पेस वकेट की गई और उसका किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से लगभग 1.25 करोड़ फाइलों का निवारण हुआ। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस मौके पर कई बड़े कार्यक्रमों के आयोजनों की घोषणा भी की। उत्तर प्रदेश में सरदार @150 एकता मार्च आयोजित होगा और 31 अक्टूबर को हर जिले में रन फॉर यूनिटी भी होगा। खेल एवं युवा मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे 5 युवा हर जिले से केवड़िया जाएंगे। सरदार पटेल की जयंती पर वोकल फॉर लोकल थीम पर ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी कनेक्ट और स्वदेशी मेलों पर फोकस होगा। योग और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही आयोजित कर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर गुजरात के पास
दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए गए बयान से एक बार फिर पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में चिदंबरम ने 1984 के संवेदनशील मुद्दे का जिक्र करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक बड़ी गलती माना है। उन्होंने कहा कि 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। चिदंबरम के अनुसार कुछ साल बाद सेना को बाहर रखकर सही तरीका दिखाया गया था। उन्होंने माना कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। चिदंबरम ने यह भी कहा कि यह निर्णय सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सेवाओं का सामूहिक निर्णय था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए केवल इंदिरा गांधी को दोष नहीं दिया जा सकता। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीते 6 महीने में यह दूसरा बड़ा बयान आया है। इससे पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती माना था। वहीं अब चिदंबरम के बयान के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। That was a wrong way to retrieve the Golden Temple. A few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. There was a way to retrieve and capture all the militants, but Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी एयर अटैक के बाद बीती रात अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया है। तालिबान प्रवक्ता ने इस हमले में 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों के घायल होने का दावा किया है। अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करने का भी दावा किया है। तालिबान शासन के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले में 9 अफगान सैनिक भी शहीद हुए और 16 अन्य घायल हुए हैं, जबकि 20 पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियां नष्ट कर दी गई हैं। अफगानिस्तान स्थित टोलो न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और कतर के अनुरोध पर आधी रात को सैन्य कार्रवाई रोक दी गई। रूस के कालमिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्ता में शनिवार को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पहुंचे। यह आयोजन भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक 8 दिवसीय अवशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर भारत से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। इस आयोजन में वरिष्ठ भारतीय भिक्षुओं का दल वहां स्थानीय बौद्ध समुदाय को आशीर्वाद देगा और धार्मिक अनुष्ठान करेगा। प्रदर्शनी में 83वें शाक्य त्रिजीन रिनपोचे के उपदेश और प्रवचन होंगे। इसके अलावा भारत की संस्कृति मंत्रालय के पांडुलिपि प्रभाग से प्राप्त कंजूर मंगोलियाई धार्मिक ग्रंथों के 108 खंड 9 बौद्ध संस्थानों और एक विश्वविद्यालय को भेंट किए जाएंगे। पवित्र अवशेषों का स्वागत कालमिकिया के बौद्ध प्रमुख शाजिन लामा गेशे तेंजिन चोइडाक और गणराज्य के प्रमुख बाटू सर्गेयेविच खासिकोव ने किया। ये 8 दिवसीय प्रदर्शनी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, राष्ट्रीय संग्रहालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से आयोजित की गई है। अवशेषों को एलिस्ता के प्रसिद्ध गेदेन शेडुप चोई कोरलिंग मठ गोल्डन अवार्ड ऑफ शाक्यमुनि बुद्ध में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही बौद्ध डाक टिकटों, शाक्य विरासत और बौद्ध चित्त पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो भारत की 2 सहस्त्राब्दियों पुरानी समृद्ध बौद्ध विरासत को दर्शाती हैं।
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत की यात्रा पर होंगी। वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी, जिसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अनीता आनंद निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के संबंध में मुंबई में उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगी। ये यात्रा हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच हो रही है। इसका उद्देश्य कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति के अंतर्गत संबंधों को सुदृढ़ करना भी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सोमवार को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाले शांति सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा में युद्ध को समाप्त करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करना और क्षेत्र में सुरक्षा का एक नया दौर शुरू करना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त रूप से करेंगे। वहीं इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता शामिल होंगे। इससे पहले इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता शुक्रवार को प्रभावी हो गया, जिसके बाद मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में शर्म अल शेख में दोनों पक्षों के बीच 3 दिनों तक गहन वार्ता हुई। दिवाली का त्योहार अब बेहद नजदीक है। बाजार सज चुके हैं। कारीगर आपकी दिवाली को खास बनाने के लिए जुटे हुए हैं। इस बार ग्राहकों को स्वदेशी सामान बेहद पसंद आ रहा है। ये दिवाली हमारे कारीगरों के लिए है बेहद खास, क्योंकि इस बार बाजार में स्वदेशी उत्पादों की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम ऐसे ही एक बाजार में हैं, तिलोनिया बाजार में, जहां पर आप एक से बढ़कर एक उत्पादों को देख सकते हैं। ये वो उत्पाद हैं जिनमें हमारे कारीगरों की मेहनत की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं। तिलोनिया रूरल आर्टिजन्स ग्रामीण दस्तकारों के लिए काम कर रहे हैं। उनको हम मार्केट से जोड़ सकें, उनकी कला को जीवित रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें नयापन ला सकते हैं। हमारी जो सोच है वो धीरे धीरे बदल रही है अब मोदी जी के कारण, कि हमें सबसे पहले जो है अपने स्वदेशी माल को ही प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे गाँव में भी जो रोज़गार है वो कई गुना बढ़ जाएगा। कपड़ा भी खुद बनाते हैं हैंडलूम का, और ब्लॉक प्रिंट भी करते हैं। तो दिवाली का भी मौसम है और हमारा दस्तकारों को काम मिले। सारा ओरिजिनल है, कोई पेंटिंग वाला वो नहीं है। तो ये दिवाली के लिए हमने नए बनाए हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है मेक इन इंडिया, ये उसको प्रोत्साहित कर रहा है, और इसका धन्यवाद मैं त्रिवेणी को भी देती हूँ कि उन्होंने इन कलाकारों को, कलाकार, बुनकर जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनको हमारे बीच में लाए हैं। हम दस्तकारों के साथ में काम करते हैं, दिव्यांग लोगों के साथ में, और तिलोनिया के अंदर ये डायरियाँ बनाते हैं। हमें इस वक्त तिलोनिया बाजार में, और आइए मुलाकात कीजिए इन राजस्थान से आई बुआ जी की। ये है ग्लो पपेट, और इन्हें रिसाइकिल मटेरियल से बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है पेपर मेसी, पेपर होता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं। पेपर मेसी को टुकड़ा करके पानी में 1 दिन पहले भिगोना पड़ता है। उसके बाद में लुगदी के हिसाब से इसको कूटा जाता है। कूटने के बाद में वो तैयार होता है। दीपावली के मौके पे हमने बोला, सोचा कि दिल्ली चले। Oh, it's been lovely. We visited a couple of days ago, so I've just brought some more family along to see. I've got a laptop bag, I've got some chickens to go on my door, and I've got some toilet roll holders. Yes, we've just recently moved here for 2 years, so we're looking forward to celebrating our first Diwali here. इस दिवाली अपना घर सजाएं स्वदेशी सामान के साथ, क्योंकि आपका एक सहयोग, आपकी एक खरीद, आपका एक कदम हमारे देश के करोड़ों कारीगरों की दिवाली को इस साल बहुत ही खास बना सकता है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।